सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा जो 11 है, आपके कक्षा 11 जो है भूगोल। यहाँ पर देख सकते हैं भूगोल का जो आपके अध्याय 8 है। अध्याय 8 का नाम यहाँ पर पाठ भी देख सकते हैं। पाठ जो है आपके 8, उनके जो सभी अभ्यास प्रश्न है, पाठ का जो नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा, तापमान और संतुलन। तो इनके जो सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला प्रश्न बहुविकल्पीय जो प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं 21 जून को दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर कहाँ होता है। तो यहाँ पर है, देख सकते हैं आप, जो उत्तर रहेगा इसका सी उत्तर करेंगे आप 23.5 यानी 23.5 डिग्री एन कर्क रेखा पर, जो है 12 बजे 21 जून को जो समय ठीक सूर्य के ठीक सिर के ऊपर कहाँ होता है, तो इसका सी उत्तर करेंगे। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में दिन सबसे लंबे होते हैं। तो यहाँ पर इसमें जो विद्यार्थियों हैं बी ऑप्शन राइट करना है, चंडीगढ़। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से चंडीगढ़ है बी, वही इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि यह भूमध्य रेखा से सबसे अधिक उत्तर में स्थित है, इसलिए यहाँ गर्मियों में दिन सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 3 है, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा जो है गर्म होता है। तो इसका उत्तर करेंगे सी करेंगे, दीर्घ तरंगे, जिसे इसलिए विकिरण। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित 2 कॉलमों में से सही जोड़े बनाइए। उत्तर सूर्य ताप, यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य ताप है जो आने वाली सौर विकिरण, सी भरेंगे, एक के सामने सी भरेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एल्बेडो के सामने आप डी भरेंगे, क्या भरेंगे, डी भरेंगे। 2 में डी आएगा और 1 में आपके सी आएगा, 2 के अंदर डी में क्या भरेंगे, किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दर से प्रकाश का प्रतिशत। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 नंबर है, समताप रेखा के सामने आप भरेंगे बी, क्या भरेंगे, बी। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 4 आपके वार्षिक तापांतर। आप देख सकते हैं 3 में आपको बी भरना है, ठीक है, और 4 में आपको भरना है, वार्षिक तापांतर में भरेंगे 4 के सामने मिलाएंगे ए, सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के औसत तापमान के बीच का अंतर। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर, भूमध्य रेखा की तुलना में ऊपरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध में पृथ्वी का तापमान सबसे अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो उत्तर है आप करेंगे ए, क्या करेंगे, ए। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में कम बादल छाए रहते हैं। इस प्रकार से आपको मिलाना है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न 2 है, लगभग 30 शब्दों में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है 2 का, अंतरिक्ष में और समय के साथ पृथ्वी ग्रह पर ऊष्मा का जो असमान वितरण है, मौसम और जलवायु में भिन्नता कैसे पैदा करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी के गोलाकार आकार, उसकी धुरी के झुकाव और परिक्रमण के कारण विभिन्न अक्षांशों पर वर्ष भर सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा अलग अलग मात्रा में प्राप्त होती है। ऊष्मा के इस असमान वितरण से वायु दाब में अंतर पैदा होता है, जिससे पवनें चलती हैं और वायुमंडलीय परिसंचरण होता है। यही प्रक्रिया अलग अलग क्षेत्रों में मौसम और जलवायु की दशा में विविधता का मुख्य कारण बनती है। नेक्स्ट है 2 नंबर प्रश्न है 2 का, पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को मुख्य रूप से निम्नलिखित कारक है जो नियंत्रित करते हैं। अक्षांश, तुंगता, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु और महासागरीय धाराएं, ये सारे आप लिखेंगे, और स्थानीय ऊंचावच। फिर नेक्स्ट प्रश्न 2 का तीसरा है, भारत में मई में दिन का तापमान अधिक क्यों होता है, ग्रीष्म अयनांत के बाद क्यों नहीं होता। तो इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर लिखेंगे, मई के महीने में सूर्य कर्क रेखा की ओर उत्तर दिशा में अग्रसर होता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर सूर्य की किरणें अधिक सीधी और लंबवत पड़ती हैं। इसके अलावा इस समय मानसून आने से पहले आकाश प्राय साफ रहता है और तीव्र सूर्यता प्राप्त होता है। हालांकि ग्रीष्म अयनांत 21 जून को होता है, लेकिन मई में साफ आसमान और कम बादलों की स्थिति कारण सतह को मिलने वाली प्रभावी ऊष्मा अधिकतम होती है, जबकि जून के अंत तक प्री मानसून वर्षा और बादलों के कारण तापमान में कुछ गिरावट आने लगती है। नेक्स्ट 2 का 4 नंबर जो प्रश्न है, साइबेरियाई मैदानों
में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर लिखेंगे, साइबेरियन मैदान उच्च अक्षांशों पर महाद्वीप के अंदर स्थित है। महाद्वीपीय स्थिति के कारण यहाँ गर्मियों में भूमि अत्यधिक गर्म हो जाती है और सर्दियों में अत्यधिक ठंडी हो जाती है, क्योंकि समुद्र का समकारी प्रभाव यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इस महाद्वीपीय प्रभाव कारण यहाँ गर्मियों और सर्दियों के औसत तापमान में बहुत बड़ा अंतर होता है, जिससे वार्षिक तापमान अंतर अधिक होता है। अब है प्रश्न आपके 3 जो लगभग 150 शब्दों में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के है उत्तर देने हैं। तो 3 का जो पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, अक्षांश और घूर्णन अक्ष का झुकाव पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली विकिरण की मात्रा को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर करेंगे, प्रश्न 3 का जो पहला प्रश्न का उत्तर करेंगे, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सौर विकिरण सूर्य ताप की मात्रा को अक्षांश और अक्षीय झुकाव अत्यधिक प्रभावित करते हैं। अक्षांश का प्रभाव पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। भूमध्य रेखा पर किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक ऊर्जा मिलती है और तापमान अधिक रहता है। इसके विपरीत उच्च अक्षांशों और ध्रुवों पर तिरछी किरणों को अधिक मोटे वायुमंडल को पार करना पड़ता है और ऊर्जा अधिक क्षेत्र में फैल जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, जिससे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। अक्षीय झुकाव का प्रभाव पृथ्वी अपनी कक्षा के तल 66.5 का कोण बनाती है, यानी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। यह झुकाव पूरे वर्ष भर पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सापेक्ष बदलता रहता है, जिसे परिक्रमण कहते हैं। इसी झुकाव के कारण वर्ष के अलग अलग समय में 2 गोलार्धों में दिन की लंबाई कम और ज़्यादा होती हैं और सूर्य किरणें लंबवत या तिरछी होती हैं। यदि पृथ्वी इस झुकी हुई नहीं होती तो वर्ष भर अक्षांश और पर दिन रात बराबर होते और एक ही स्थान पर कोई मौसमी बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ देखेंगे 2 नंबर, उन प्रक्रियाओं पर चर्चा। तीसरे का 2 है, उन प्रक्रियाओं पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा पृथ्वी वायुमंडलीय प्रणाली ऊष्मा संतुलन को बनाए रखती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली में सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मीय आगत और अंतरिक्ष में वापस लौटाई जाने वाली ऊर्जा ऊष्मीय के बीच एक संतुलन बना रहता है, जिसे ऊष्मा संतुलन या पृथ्वी का ऊर्जा बजट कहते हैं। ऊर्जा का आना सूर्यताप, यदि कुल सौर विकिरण को 100 इकाई मान लिया जाए तो लगभग 35 इकाई अंतरिक्ष में ही परावर्तित होकर वापस लौट आ जाती हैं, जिसमें बादलों द्वारा अंतरिक्ष में प्रकीर्णन द्वारा पृथ्वी की सतह यानी एल्बेडो परावर्तन शामिल है। शेष 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं। 14 इकाई वायुमंडल द्वारा, 51 इकाइयाँ पृथ्वी की सतह द्वारा। ऊर्जा का बाहर जाना पार्थिव विकिरण पृथ्वी द्वारा अवशोषित यह 51 इकाइयाँ दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में छोड़ जाती हैं। इससे 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में चली जाती है और 34 इकाई वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जिन्हें वायुमंडल बाद में अंतरिक्ष में विकिरण देता है। ऊष्मा का स्थानांतरण इसके अतिरिक्त संवहन, ट्यूबलेस और संघनन की गुप्त ऊष्मा के माध्यम से सतह से ऊष्मा वायुमंडल में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार पृथ्वी और उसका वायुमंडल मिलकर जितनी ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, उतनी ही मात्रा में ऊष्मा को विभिन्न प्रक्रिया द्वारा अंतरिक्ष में वापस लौटा देते हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान स्थिर रहता है। प्रश्न 3 का तीसरा है, उत्तरी और दक्षिण गोलार्धों में जनवरी के महीने में तापमान के वैश्विक वितरण की तुलना कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, जनवरी के महीने में सूर्य की स्थिति दक्षिण गोलार्ध में होती है, जिसके कारण उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में तापमान का जो वितरण है बहुत भिन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थिति जनवरी के दौरान उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और महाद्वीप अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। विशेषकर साइबेरिया, उत्तरी कनाडा, मध्य एशिया जैसे आंतरिक क्षेत्रों में तापमान बहुत कम दर्ज किया जाता है। यहाँ समताप रेखाएं महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर भूमध्य रेखा की तरफ और महासागरों पर उत्तर की ओर मुड़ जाती है, क्योंकि महासागरों की तुलना में स्थल भाग जल्दी ठंडे होते हैं। दक्षिण गोलार्ध में स्थिति इसके विपरीत। दक्षिण गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु होती हैं। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण उच्च तापमान दर्ज किया जाता है। हालांकि दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण तापमान का जो वितरण है उत्तरी गोलार्ध में जितना अत्यधिक चरम नहीं होता। दक्षिण गोलार्ध में महासागरों के समकारी प्रभाव के कारण समताप रेखाएं अक्षांशों के काफ़ी हद तक समांतर चलती है। संक्षेप में जनवरी में वैश्विक तापमान का पैटर्न यह दर्शाता है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि की अधिकता कारण तीव्र ठंड और बड़े तापमांतर मिलते हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में महासागरों प्रभाव कारण
अपेक्षाकृत अधिक सम और स्थिर तापमान रहता है। नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।